हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनरावलोकन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल संरचना के अनुरूप न होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। कहने का मतलब है कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानूनों को, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को तथा प्रशासन द्वारा किए गए किसी भी कार्य की जांच करती है कि क्या वे संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप हैं या नहीं। यदि मूल संरचना के अनुरूप नहीं है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। अब आगे देख लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा क्या है। तो पहली परिभाषा है मारवरी मार्शल के अनुसार कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की ऐसी शक्ति है। यानी मारवरी मार्शल के अनुसार क्या है कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा यह किसी कानूनी या सरकारी कार्य को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है, जिसे यह देश की मूल विधि, बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान के विरुद्ध समझती है। दूसरी परिभाषा है पिनाक व स्मिथ के अनुसार कि न्यायिक पुनरीक्षण न्यायालय की वह शक्ति है, जो न्यायिक पुनरीक्षण है न्यायालय की वह शक्ति है जो संविधान को स्पष्ट करती है तथा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा प्रशासन द्वारा बनाए गए कानूनों के विरुद्ध होने पर उसे असंवैधानिक घोषित करती है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करती है। अब आगे देख लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति। तो न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। यानी न्यायिक पुनरीक्षण की जो उत्पत्ति है सामान्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है, किंतु पिनाक एवं स्मिथ इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानते हैं, क्योंकि अमेरिका में 1787 में संविधान निर्माण करते समय, यानी जिस समय अमेरिका में संविधान बनाया जा रहा था उस समय न्यायिक पुनरावलोकन की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 1803 में एक वाद आया, मारवरी बनाम मेडिसिन। इस वाद में न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। दोनों न्यायाधीशों ने इसे कानून की वैधानिकता जांचने की महत्वपूर्ण कसौटी के रूप में स्वीकार किया। 1803 में न्यायाधीश मार्शल ने कहा कि यह न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष पेश कानूनों व निर्णयों का निरीक्षण है। यानी न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, तो यह न्यायालयों द्वारा अपने समक्ष पेश, यानी उनके समक्ष जो कानून पेश किए जाते हैं, जो निर्णय दिए जाते हैं, उसका निरीक्षण है कि क्या वे संविधान सम्मत हैं, यानी संविधान के अनुरूप हैं या अपनी शक्ति से बाहर हैं। अब आगे देख लेते हैं भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की क्या व्यवस्था है। तो भारत में ब्रिटिश संविधान की तरह न तो संसद की सर्वोच्चता है और न ही अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की भांति न्यायिक निरंकुशता को अपनाया गया। संसद की सर्वोच्चता का अर्थ है कि संसद को किसी भी कानून को बनाने का, संशोधन करने का या निरस्त करने का अंतिम अधिकार होता है। वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायालय की निरंकुशता का जो अर्थ है कि उस पर किसी का भी नियंत्रण ना हो, यानी ना ही व्यवस्थापिका का हो, कार्यपालिका का हो और ना ही न्यायपालिका का हो। दूसरा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था सिर्फ कानून की व्याख्या तक ही सीमित रखी गई है। यानी भारत में न्यायिक पुनरीक्षण को सिर्फ कानून की व्याख्या तक ही सीमित रखा गया है कि वो केवल उसकी व्याख्या कर सकती है। तीसरा है भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कोई भी विशेष उपबंध नहीं है, लेकिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता में यह सिद्धांत निहित है। चौथा है संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान को सर्वोच्च बना देता है। इसी कारण कानून के संवैधानिकता की जांच कर उसे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख अधिकार है। पांचवा है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मर्यादित तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। भारत में एक केस था गोलकनाथ के मामले में सरकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसे संविधान में संशोधन करके जल्द ही दूर कर लिया गया था। अब आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में क्या संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य स्रोत अनुच्छेद 13(2) में तथा अनुच्छेद 32 में है। यानी जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसको संविधान के अनुच्छेद 13 के क्लास 2 में तथा अनुच्छेद 32 में दे रखा है। अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है
कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 में उल्लिखित मूल अधिकारों को छीनती हो या सीमित या न्यून करती हो। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 13 के क्लास 2 में ये कहा गया कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा, कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो संविधान के भाग 3 में यानी फंडामेंटल राइट्स में उल्लिखित जो मूल अधिकार हैं उसको न्यून करती हूँ या उसका वायलेशन करती हूँ या उसको सीमित करती हूँ। वहीं अनुच्छेद 32 में बताया गया कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति देता है कि क्या कहीं पर मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं हुआ है, कहीं इनका वायलेशन तो नहीं हुआ है। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 131, 132 में भी सर्वोच्च न्यायालय को संघ व राज्य सरकारों द्वारा निर्मित कानूनों के पुनरावलोकन का अधिकार देता है। अब आगे देख लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व क्या है। तो न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जो न्यायपालिका होती है इसका जो अस्तित्व है स्वतंत्र होता है, जिससे वह कार्यपालिका व विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त रह करके नागरिक अधिकारों की रक्षा में योगदान करती है। संघात्मक व्यवस्था में संघ राज्य का गतिरोध निवारण करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, संविधान को गत्यात्मक बनाता है। संविधान की सर्वोच्चता, सामाजिक राजनीति का विकास का मार्ग प्रशस्त करना न्यायिक पुनरावलोकन का विशेष महत्व है। अब आगे देख लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं क्या हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायपालिका की इस शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं। जो न्यायिक पुनरीक्षण है इसमें न्यायपालिका की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं जो इसे निरंकुश होने से रोकती हैं, निरंकुश बनने से रोकती हैं। पहला है कि न्यायालय केवल उन्हीं मामलों को यानी केवल उन्हीं कानूनों को सीमित कर सकता है जो उसके समक्ष मुकदमों के रूप में लाए जाते हैं। यानी न्यायालय केवल उन्हीं कानूनों को या उन्हीं नियमों को सीमित कर सकता है जो उसके समक्ष, जो उसके सामने मुकदमे के रूप में, वाद के रूप में लाए जाते हैं, सभी को नहीं। दूसरा है किसी कानून को तभी अवैध घोषित किया जा सकता है जब कानून की असंवैधानिकता पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई हो। तीसरा है इस शक्ति का प्रयोग कानून की उचित प्रक्रिया के तहत हो सकता है। चौथा है कि कानून की केवल उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित किया जाए जो संविधान के विपरीत हों, समस्त कानून को नहीं। यानी यदि किसी कानून में कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी वाले भाग को ही केवल आप संशोधित कर सकते हैं, ना कि पूरे कानून को। पांचवा है कि राजनीतिक विवादों में इसका प्रयोग वर्जित है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।